हेलो स्टूडेंट। अभी तक हमने देखा कि सेल जो है सेल के स्ट्रक्चर हम देखा, सेल मेम्ब्रेन हम देख चुके हैं, सेल वॉल हम देख चुके हैं। ठीक है, तो तीसरा बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है? साइटोप्लाज्म। और इस वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो है सेल वॉल है, ये है सेल, प्लांट सेल। और आप इसमें देख सकते हैं कि आज जो हम देखने वाले हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेट, ओके। आज जो हम देखने वाले हैं प्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ और रफ। और इसके साथ ही हम समझेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि प्रीवियस आपके वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर जो सेल का है वो है इट इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन, इट इज कवर्ड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, it contains a round spherical nucleus, and between the nucleus and the cell membrane there is a fluid which is called as cytoplasm, and in the cytoplasm there are various different structure which are called as cell organelles. आज हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस ऑलरेडी हम समझ चुके हैं क्या होता है। तो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज साइटोप्लाज्म एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। देन वी विल स्टार्ट सेल ऑर्गेनल्स, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है वो हम समझेंगे। ठीक है, कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो अगर हम साइटोप्लाज्म देखें, ठीक है, जैसा कि हम सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं, तो बीच में क्या बचा? बीच में बचा साइटोप्लाज्म। ठीक है, जिसे साइटोसोल भी कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्म कंटेन्स अ फ्लूइड व्हिच is called as cytosol, and जो साइटोप्लाज्म है it also contain various structure which are called as cell organelles, and other than the cytosol that is liquid and the organelles it contains various inclusions मतलब कि कुछ जो solid part है, जो कि non living solid part है, उसे कहा गया है cell inclusions। तो तीसरा जो है composition वो है cell inclusion। तो इन तीनों से मिलकर क्या बन जाता है अपना? इन तीनों से मिलकर बनता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो है साइटोप्लाज्म का कॉम्पोजिशन है। ठीक है, अब साइटोसोल की अगर हम बात करें तो साइटोसोल जो है फ्लूइड पार्ट कहलाता है साइटोप्लाज्म का, जो कि ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है ना। इसको अगर हम देखें तो कंटेन्स 90% ऑफ वाटर एंड 10% सॉलिड इसमें होते हैं। अब सॉलिड क्या क्या होते हैं? तो मिनरल्स, शुगर, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, एंजाइम्स, वाइटामिन्स, गैसेस, है ना, जो भी सेल की एक्टिविटी के लिए जरूरी चीजें हैं या सेल जो बनाती हैं, वो सारे कंटेंट कॉम्पोजिशन जो है वो किस में रहते हैं? वो साइटोसोल में रहते हैं। ठीक है, अब ये जो सॉलिड मटेरियल है इस फ्लूइड के साथ में या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेंगे या कोलाइड के फॉर्म में रहेंगे। सॉल्यूशन और कोलाइड क्या होता है? सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड एकदम मिक्स हो जाए उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन कोलाइड्स जो रहते हैं उसमें सॉलिड और लिक्विड पार्ट रहता है, लेकिन वो एकदम मिक्स नहीं होते एक दूसरे के साथ में, तो उसे हम कहते हैं कोलाइड्स, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में, व्हाट इज कोलाइड्स। ठीक है, तो ये दो टाइप में रह सकता है, कोलाइड के फॉर्म में और दूसरा सॉल्यूशन के फॉर्म में। ठीक है, फंक्शन। अब भाई साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या हो सकते हैं? लेकिन साइटोप्लाज्म को आप इतना जो है वो कम मत समझिए, साइटोप्लाज्म का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो सेल है उसकी एक्टिविटी में। अब क्या रोल है? देखिए, साइटोप्लाज्म जो वो है एक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस एक्टिविटी। तो सबसे पहला इसका फंक्शन हो गया, इट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, है ना। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस मतलब सेल को अगर रेस्पिरेशन करना है, मतलब एनर्जी बनाना है ग्लूकोज की मदद से, तो वो करेगा कहां? साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, दूसरा जो भी वो मटेरियल बनाएगा वो स्टोर कहां होगा? अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में जब भी मटेरियल वो बनाता है, ग्लूकोज जो बनाता है, स्टार्च जो बनाता है, वो स्टोर हो जाता है ना, वैक्यूल्स के अंदर। तो वो वैक्यूल्स कहां रहती है? साइटोप्लाज्म में। तो इट वर्क एज स्टोर हाउस फॉर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के लिए भी स्टोर हाउस का काम करता है। ऐसे मटेरियल जो कि एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है ना, जैसे प्रोटीन बनाना है तो अमीनो एसिड की जरूरत है, तो अमीनो एसिड कहां स्टोर रहेंगे? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो इट वर्क्स एज अ स्टोर हाउस फॉर रॉ मटेरियल, सर्कुलेट्स न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, मेटाबोलाइट्स इन द सेल। इसके अलावा
जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी एंजाइम्स हैं, उन्हें कहाँ से कहाँ ले जाना है, वो उसके लिए मीडियम का प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल कि भाई न्यूक्लियस में कुछ आरएनए बने हैं, अब वो आरएनए जो है बाहर निकल के आएंगे ताकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। तो इसके लिए मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है ना? विदाउट एनी मीडियम तो वो आ नहीं सकते। तो वाटर जो है, साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड पार्ट है, वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि सभी न्यूट्रिएंट्स सेल में सर्कुलेट होते रहते हैं। तो इट वर्क एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी पार्ट ऑफ द सेल वॉल, है ना? जब आप 10th में आप पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। इनफैक्ट आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम तो हमारी बॉडी में रहता है पूरी तरीके से, लेकिन एक सिंगल सेल के लिए जो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक सर्कुलेट करता है सारे न्यूट्रिएंट्स को, एंजाइम्स को, मेटाबोलाइट्स को इन द सेल, ठीक है। इट ऑल्सो वर्क एज अ मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ऑर्गेनल, है ना? जैसा अभी बताया मैंने कि एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल में किसके थ्रू जा सकता है मटेरियल? साइटोप्लाज्म के थ्रू। तो ये एक मीडियम भी प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अलावा इसका फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। तो भाई ये तो हमने अभी तक देखा कि सेल के अंदर एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि एक सेल से दूसरी सेल में भी एक्सचेंज में हेल्प करता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो साइटोप्लाज्म है वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करता है इन सेल, और जिस तरीके से जो साइटोप्लाज्म है ना, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और साइटोप्लाज्म जो है वो इस तरीके से सर्कुलेट होता रहता है, और इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस, ठीक है। जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो स्ट्रीम करता रहता है, पूरे सर्कुलेट होता रहता है सेल को, उसे कहा जाता है साइक्लोसिस। इस साइक्लोसिस की मदद से ही जो वेरियस रॉ मटेरियल है, वेरियस अदर सब्सटेंसेस हैं, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में पहुंचाए जा सकती हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि भाई हमारी बॉडी में जो हार्ट है, वेसल्स हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन एक सेल का खुद का सर्कुलेटरी सिस्टम है और वो है साइटोप्लाज्म, और वो स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस के थ्रू मटेरियल को सर्कुलेट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट, फाइन, ठीक है। तो ये हमने देखा सेल का साइटोप्लाज्म कैसे बनता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो एक प्लांट सेल का पिक्चर है, आप देखिए यहाँ पर, और प्लांट सेल के वेरियस ऑर्गेनल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ना। न्यूक्लियस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पेरोक्सिसोम्स जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल्स में होता है, एनिमल और प्लांट सेल सभी में, सभी यूकेरियोटिक सेल में होता है। गोल्जी बॉडी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल में होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स जो कि सभी यूकेरियोटिक सेल में होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वैक्यूल्स जो सभी यूकेरियोटिक सेल्स में होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दीज आर ऑल सेल ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्यूलर स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, सभी यूकेरियोटिक सेल में हमें मिलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं, बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं, इन्वॉल्व इन बायोकेमिकल एक्टिविटीज इन सेल, है ना। ये जो ऑर्गेनल हैं ये डिफरेंट बायोकेमिकल एक्टिविटी करते हैं। अभी बायोकेमिकल एक्टिविटी क्या हो सकती है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना, है ना, ग्लूकोज से एनर्जी बनाना, है ना, या फिर सेल डिवीजन के टाइम पर डिफरेंट एक्टिविटी करना। ये एक्टिविटी क्या हो गई? बायोकेमिकल एक्टिविटी। ऐसी केमिकल एक्टिविटी जो कि सेल को लिविंग रखने के लिए जरूरत हो, उसे हम कहेंगे बायोकेमिकल एक्टिविटी, जो कि डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स की मदद से प्लांट या एनिमल्स कर पाते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, पेरोक्सिसम्स एटसेट्रा। दीज आर अदर देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी एक सेल ऑर्गेनल है। सेल वॉल वो भी एक सेल ऑर्गेनल है, और न्यूक्लियस। तो इन तीनों के अलावा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दीज आर वेरियस डिफरेंट सेल ऑर्गेनल। तो आज हम पढ़ते हैं
पहले सेल ऑर्गेनल के बारे में, जो कि है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिर से बनाया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं वंडरफुल पिक्चर ऑफ अ सेल। ये एक एनिमल सेल है, ठीक है। और एनिमल सेल में आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, है ना। ये न्यूक्लियस है जो हमें ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं। एक आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है, दिस इज द पार्ट, है ना, जो कि फोल्डेड मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, ठीक है। ये जो पार्ट है ये कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER बोलते हैं जिसे, ठीक है। जबकि ये दूसरा जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर, ये आपको जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो इसे कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही वंडरफुल सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम 3D स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं इसमें, जिसमें हमें सभी ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि वो रियल सेल में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द 3D स्ट्रक्चर, 3D डायग्राम ऑफ सेल, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि ये जो स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। अब हम देखेंगे कि कैसे इसके डिफरेंट टाइप है और कैसे इसके फंक्शंस है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हम ड्रॉ करते हैं, जब आप ड्रॉ करते हैं, एनिमल सेल है ये, एनिमल सेल में जब आप ड्रॉ करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि भाई आप एक सेमी ओव्यूलर आप शेप बनाएंगे और उसमें सेंटर में आप न्यूक्लियस बना सकते हैं। और न्यूक्लियस के, है ना, सपोज ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है और उसके बाहर आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें स्मॉल स्मॉल बीडेड स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कहते हैं राइबोसोम्स। तो जब आप एक प्लांट या एनिमल सेल का डायग्राम बनाएंगे तो उसमें इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ पर दिया गया देखिए RER दिया हुआ है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब आप देखिए कभी भी आपको अगर डायग्राम ड्रॉ करने को आता है तो आपको सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना और लेबल करना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज यू वोंट गेट द फुल मार्क्स। तो जब भी आप ड्रॉ करते हैं डायग्राम तो आप ध्यान रखिए कि आप सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें ही। इसलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि आप किस तरीके से अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो आप कैसे बनाएंगे RER और SER, ठीक है। नाउ व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। तो नेटवर्क ऑफ इंट्रासेल्युलर ट्यूब्स एंड वेसिकल इन द सेल इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यंग और डिवाइडिंग सेल में प्रोमिनेंट होता है। इसका कारण क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है सेल का, और वो है प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोमिनेंट रहेगा यंग और डिवाइडेड सेल में, डिवाइडिंग सेल में। मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जैसा कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था हमने, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूलर की बाइलेयर और बीच बीच में इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही इसकी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स। तो इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम पहले देखने वाले हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है। तो यहाँ देखिए आप स्ट्रक्चर में जो पिंकिश कलर का है दिख रहा है ना, अनियन कलर का जो दिख रहा है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सरफेस पर आप देख सकते हैं डॉट 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 दिख रहे हैं। तो ग्रेन्यूल्स रहते हैं और उन ग्रेन्यूल्स को कहते हैं हम राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and because of the presence of ribosome it is called as
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा भी इसका एक जो है एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये होता है आरईआर और एसईआर में कि ये जो आप हैं ये देख रहे हैं ये किससे बना हुआ है, इसको अगर हम देखेंगे तो इस तरीके के फ्लैट सैक्स से मिलके ये बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके के। और ये जो फ्लैट सैक है ये कहलाते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। तो ये जो है आरईआर जो है इट इज मेड अप ऑफ द फ्लैटेंड सैक एंड द राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द इट्स वॉल, ठीक है। और राइबोसोम अटैच क्यों होते हैं, क्योंकि आरईआर का जो मेन फंक्शन है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, और राइबोसोम्स हेल्प करते हैं प्रोटीन को सिंथेसिस करने में, ठीक है। प्रोटीन्स किससे बने हुए होते हैं, अमीनो एसिड से, और डिफरेंट जो अमीनो एसिड्स हैं उसका पर्टिकुलर जो है डिफरेंट कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो है वो आएंगे और उससे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे विद द हेल्प ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये जो है एक और डिफरेंस ये है, आप यहां देख सकते हैं ये है न्यूक्लियस, ठीक है। तो आरईआर जो है वो हमेशा न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आरईआर, इट इज अटैच्ड विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इट इज कनेक्टेड विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो हमने देखा आरईआर के क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम देखेंगे एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है मैंने बताया आपको कि मेनली किससे बना हुआ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मेनली ट्यूब्स से और वेसिकल से बना हुआ होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली आप देख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और साथ ही यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल, इट इज फ्री ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम अटैच नहीं होते इसलिए इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस डिफरेंट है ना। ये वहां पर हम देख रहे थे आरईआर जो है वो क्या कर रहा था, प्रोटीन बना रहा था, लेकिन जो एसईआर है वो लिपिड से रिलेटेड सारी मेटाबॉलिज्म करता है, सिंथेसिस करता है, लिपिड मतलब फैट, फैट जो है ये सारी जो फैट सिंथेसिस है वो कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसीलिए जो यहाँ पे वेसिकल्स हम देख रहे हैं, ये जो वेसिकल्स हम देख रहे हैं दे कंटेन्स लिपिड, तो इनमें लिपिड होते हैं, तो लिपिड की सिंथेसिस, लिपिड के मेटाबॉलिज्म का जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो टुगेदर इफ वी सी द फंक्शन, ठीक है, तो मेन फंक्शन, अब आप देखिए मेम्ब्रेन का जब हमने स्ट्रक्चर देखा तो हमने क्या देखा था कि भाई इट इज मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। तो दो कॉम्पोजिशन क्या क्या लग रहे हैं इसमें, ये हो गया प्रोटीन, ठीक है, ये हो गया प्रोटीन। तो दो चीजें क्या जरूरी है इसके कॉम्पोजिशन के लिए, एक तो फॉस्फोलिपिड होना चाहिए और प्रोटीन होना चाहिए, तो दोनों ही कौन बना रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बना रहा है, जबकि जो एसईआर या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड सिंथेसिस कर रहा है। तो इस तरीके से दे हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब क्या, कि जो मेम्ब्रेन फॉर्म होती है ना, सेल मेम्ब्रेन जो बनती है वो किसकी मदद से बनेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। समझ में आया। तो दिस इज द मेन फंक्शन। इसके अलावा दूसरे जो फंक्शन है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला इट सपोर्ट टू द सेल, इट गिव्स द फॉर्म, इट प्रोवाइड्स द स्केलेटन टू द सेल, है ना, सेल को एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक नेटवर्क जैसा होता है, तो इसकी वजह से सेल जो है उसका फॉर्म बना हुआ रहता है, वो पिचकती नहीं है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड सपोर्ट नेटवर्क टू द सेल and transport of material, it helps in the transport of material, है ना। जब ये लिपिड बनाती है, प्रोटीन बनाती है तो उसे ट्रांसपोर्ट करती है जहां उनकी जरूरत है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि जो आरईआर है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से अटैच है, तो न्यूक्लियस से चीजें आएंगे आरईआर में और आरईआर उन्हें वेसिकल बनाकर कहाँ भेजेगा, या एसईआर उन्हें वेसिकल बनाकर कहाँ भेजेगा,
साइटोप्लाज्म में और जहां उनकी जरूरत होगी वहां पर वो चले जाएंगे। तो इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, लोकलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स को अपनी प्लेस पर रखता है, बनाए रखता है, उसमें भी हेल्प करता है ये। प्रोटीन सिंथेसिस बाय आर मेजर फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लिपिड सिंथेसिस करता है एसईआर। अब आपको बता दूं कि लिपिड्स जो है वो हमारी बॉडी में वेरियस फॉर्म में रहता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, आपने सुना होगा कि भाई इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो इन्हें फैट कम खाना है, तो कोलेस्ट्रॉल किसका टाइप है? फैट का टाइप है। तो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। फॉस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म में अभी बताया, फॉस्फोलिपिड से क्या बनती है? सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें ही हेल्प करता है। इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन, आप देखते होंगे कि भाई ये तो स्टेरॉइड्स पे है इसलिए पेन जो है इनका कम हो गया स्टेरॉइड से। तो स्टेरॉइड भी किससे बने हुए होते हैं? वो फैट से बने हुए होते हैं। और हमारी बॉडी में स्टेरॉइड्स जो हैं वो हार्मोन बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है ना, ओवेरियन हार्मोन, फॉस्फो, ये जो सारे हार्मोन हैं ये कौन बनाता है? ये स्टेरॉइड से बने हुए होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं, जो कि आप पढ़ेंगे 10th क्लास में, वो फैट से बने हुए होते हैं, स्टेरॉइड से। तो स्टेरॉइड इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल, लेकिन अगर हमने बहुत ज्यादा स्टेरॉइड आउटसाइड लिया, बाहर से इंजेक्ट कर लिया अपनी बॉडी में, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन बॉडी में एक स्टेरॉइड की एक पूरी प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होती है, और ये मेटाबॉलिज्म करने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। ठीक है, नाउ तीसरा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है पैकेजिंग मटेरियल, है ना। जब ये प्रोटीन बनाता है या लिपिड बनाता है तो उसे विसाइकल के फॉर्म में क्या कर देता है? पैक कर देता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो पैकेजिंग करने में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर, है ना। अब जो लिवर सेल है वो लिवर हमेशा हमें काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन का, है ना। सपोज अगर कोई हार्मफुल मटेरियल कोई ले रहा है, जैसे कि अल्कोहल किसी ने लिया, वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसे डिटॉक्सिफाई करने का, उसके टॉक्सिक हटाने का काम किसका है? लिवर का काम है। तो लिवर में यही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में, और टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालने में मदद करता है ना। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनल, है ना। अब कैसे बनाएगा ऑर्गेनल? सेल मेम्ब्रेन तो बनाती है, सेल मेम्ब्रेन इज काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। इसके अलावा गोल्जी बॉडी भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनते हैं। लाइसोसोम्स बनते हैं, वैक्यूल्स बनती हैं। ठीक है, तो क्योंकि गोल्जी बॉडी बनाते हैं लाइसोसोम, लेकिन गोल्जी बॉडी को कौन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो ये बनाने में भी हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करता है। और लास्ट फंक्शन बट नॉट लीस्ट, दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस और मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। तो दीज आर ऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन। ठीक है, तो समझ में आया, दो टाइप के होते हैं और उनके दोनों के ही काम जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, so that's all for today and I hope you like the video and आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे गोल्जी बॉडी क्या होता है और उसके फंक्शंस। So till then, bye bye.